हे गाइस, जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ स्पेशल सीरीज़ के बारे में। ये इस वीडियो का इस सीरीज़ का पार्ट सेकंड है। अभी तक पार्ट 1 हो चुका है। जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या फिर चैनल पर विजिट करके आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। एएफओ के लिए एक स्पेशल सीरीज चालू की गई है। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर साथ में उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर जानते हैं, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करें, प्रीवियस पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया था। इसके हम राइट आंसर की बात करेंगे। क्वेश्चन है, पोर्जोलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अकुमुलेशन इन सोइल। तो यहाँ पर अकुमुलेशन की बात कर रहा है, आंसर होगा यहाँ पर सिलिका। राइट आंसर है यहाँ पर सिलिका। रिमूवल की बात करता तो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते। इस क्वेश्चन का आंसर सही है सिलिका। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, विच वन इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ एसआरआई। एसआरआई यानी कि सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन इसका पूरा नाम होता है। ये जो है राइज के अंतर्गत एक मेथड है। तो यहाँ पर अगर हम इसके क्राइटेरिया की बात करेंगे जो यहाँ पर दे रखे हैं, और एक क्राइटेरिया जो कि यहाँ पर गलत है, तो डेंस प्लांटिंग यहाँ पर नहीं की जाती है। ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगर हम स्पेसिंग की बात करेंगे तो राइस के लिए जो स्पेसिंग रखी गई है एसआरआई मेथड में, वो 25 × 25 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई है। 100 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है सफिशियंट होता है 1 हेक्टेयर ट्रांसप्लांटिंग के लिए या 1 हेक्टेयर के लिए। और यहाँ पर हम सीड रेट की बात करेंगे एसआरआई मेथड में, तो 2 kg पर एकड़, ये आपको याद रखना है, 2 kg पर एकड़ या फिर 5 kg पर हेक्टेयर यहाँ पर सीड रेट रखी जाती है एसआरआई मेथड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर बनता है। आंसर होगा डेंस प्लांटिंग। आगे बात करेंगे, फ्लेवर ऑफ लेमन ग्रास इज ड्यू टू। लेमन ग्रास में जो फ्लेवर होता है वो किसके कारण होता है, तो सबको पता है, आंसर होगा यहाँ पर सिट्रेल के कारण यहाँ पर फ्लेवर होता है। राइट आंसर है सिट्रेल। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, द डैश कमीशन ऑफ 901 रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल बैंक ऑन द लाइन्स ऑफ म्यूचुअल क्रेडिट एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा फेमाइन कमीशन की यहाँ पर बात हो रही है। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, द क्रेजैक अकर्स इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस इज। क्रेजैक की बात कर रहा है। क्रेजैक जो है वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से रिलेटेड है। यहाँ पर हम इसकी डिटेल जानेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को शॉर्ट में बीएलबी के नाम से भी जानते हैं। इसके अगर हम कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो ये होता है जेंथोमोनास ओराइजी। जेंथोमोनास ओराइजी इसका कॉजल एजेंट है, ऑर्गेनिज्म है। तो आपको इसको याद रखना है। क्रेजैक को हम सीडलिंग बिल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसको हम सीडलिंग बिल्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें, डिप्लॉयड बनाना वेराइटी इज। अधिकतर जो बनाना की वेराइटी होती है वो ट्रिप्लॉयड होती हैं इन नेचर, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है डिप्लॉयड बनाना की वेराइटी की, तो आंसर होगा लेडी फिंगर। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने रिलेटेड टू बनाना। बनाना को हम कल्पतरु के नाम से भी जानते हैं। फैमिली होती है इसकी म्यूसेसी। और ये इसको अगर हम प्रोपागेटेड की बात करें, प्रोपागेशन की बात करें, तो इसके लिए हम स्वार्ड सकर से हम इसको प्रोपागेट करते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। वेट की बात करेंगे स्वेट सकर्स की, तो 500 से 750 ग्राम आइडियल वेट माना जाता है। 750 ग्राम जो होता है आइडियल वेट माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटी की बात करें तो ड्वार्फ, कैवेंडिश, फिर उसके बाद पूवन, रसथली, चंपा, नैंड्रिन, ये सब इंपॉर्टेंट वेराइटियाँ हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और फ्रूट की बात करेंगे तो फ्रूट को आप, यानी बनाना के फ्रूट को आप 13 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं टेम्परेचर पर, और 85 to 95% यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 13 डिग्री सेल्सियस पे आप बनाना के फ्रूट को स्टोर कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ भी यहाँ पर लगती है, जैसे पनामा बिल्ट लगती है, बंची टॉप लगता है, तो इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, 00 टाइप वेराइटी बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर 00 टाइप वेराइटी की बात कर रहा है, इसको
कैनोला के नाम से भी हम जान सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा मस्टर्ड। ये जो है मस्टर्ड से संबंधित है ये वेराइटी, इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें लेस देन 3% इरूसिक एसिड होता है 00 टाइप वेराइटी में। फिर आगे बात करेंगे अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी इज, यानी कि इसको BGA के नाम से भी हम जानते हैं। आंसर होगा एनाबीना। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। आगे बात करेंगे द यूज़ ऑफ सलाइन वाटर ऑफ बेल्स विथ कैनाल वाटर इज कॉल्ड, तो इसको बोलेंगे कंजक्टिव यूज़ ऑफ वाटर। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। आगे बात करें द लैंड यूज सिस्टम इन्वॉल्विंग ट्री कंबाइंड विथ क्रॉप्स एंड एनिमल इज कॉल्ड एज, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि एक सिस्टम है जिसमें ट्री के साथ आप क्रॉप्स को भी ग्रो कर रहे हैं और एनिमल्स को भी आप रियरिंग कर रहे हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आगे बात करेंगे हम गंधी बग के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। गंधी बग किससे संबंधित है, क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी है, ये यहाँ पर हम समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। गंधी बग की बात करें, ये इंसेक्ट जो है सबसे ज़्यादा अटैक करता है राइस क्रॉप में और सबसे ज़्यादा नुकसान भी करता है। ये जो है आपकी मिल्किंग स्टेज, यानी हिंदी में बात करें तो ये दूधिया अवस्था में जो धान होता है उसकी फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ये। और अगर इसके हम साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो लेप्टोकोराइसा एक्यूटा के नाम से इसको जाना जाता है। और ये पीरियोडिक पेस्ट होता है राइस का, ठीक है। और ये क्या करता है, मिल्किंग स्टेज पे उसको अटैक करेगा राइस के ग्रेन में। जो मिल्क के बाद जो ग्रेन डेवलप होता है तो ये जो मिल्की जूस होता है उसको क्या करता है, शक करता है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो गंधी बग का निम्फ और एडल्ट होता है ये दोनों मिल्किंग स्टेज पे अटैक करते हैं। और मिल्किंग स्टेज पे अटैक करते हैं निम्फ और एडल्ट दोनों, जिसके कारण क्या होता है, जो ग्रेन होते हैं वो खाली रह जाते हैं। और ये सबसे खतरनाक इंसेक्ट होता है जो कि मिल्किंग स्टेज पे अटैक करता है, जिससे ग्रेन खाली रह जाएंगे और दाना नहीं भर पाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, लेप्टोकोराइजा एक्यूटा इसका होता है साइंटिफिक नेम। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर बात हो रही है शेड्यूलिंग ऑफ इरीगेशन डिसाइड्स, तो ये है टाइम एंड क्वांटिटी ऑफ इरीगेशन, यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। फिर आगे हम बात करेंगे सन हेम्प व्हेन ग्रोज एज ग्रीन मैन्योर क्रॉप कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, तो यहाँ पर कितने वीक बाद हम उसको मिट्टी में मिला सकते हैं, पलट सकते हैं। सबसे पहले ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप का आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ग्रीन मैन्योरिंग का मतलब क्या होता है, इसको हम हिंदी में हरी खाद के नाम से जानते हैं। हरी खाद क्या होता है, हरी खाद होता है कि किसी भी क्रॉप को, मेनली लेग्यूमिनस क्रॉप को आपने क्या किया है, फील्ड के अंदर आपने उगाया है और उसको फिर आप एक ग्रीन स्टेज पे, जब उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है पीक पे होती है, तो उसको आप क्या करेंगे, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ से या मिट्टी पलट हल से आप उसको क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर दबा देंगे, जिससे क्या होगा, मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। इसी को हम ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। तो आइडियल रहता है 6 to 8 वीक्स, यानी कि लगभग 45 से दिन में बात करें तो 45 से 60 दिन में क्या होता है, उसको पलट देना चाहिए ज़मीन के अंदर। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन होता है, आपको इसको याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ पर बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 13 में बात हो रही है पॉइजनस एल्कोलॉइड प्रेजेंट इन कैस्टर सीड, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा हमारा, इसको रेसिन या फिर इसको रेसिनिन के नाम से भी हम जानते हैं। दोनों नाम आपको याद रखना है। ये पॉइजनस एल्कोलॉइड होता है जो कि कैस्टर के सीड में प्रेजेंट होता है। और कैस्टर की फैमिली के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कैस्टर की फैमिली कौन सी होती है, तो U4BAC जो है कैस्टर की फैमिली है, इसको भी आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रिसिनिस कम्युनिस इसका जो होता है साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम यहाँ पर होता है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर कि अरुणा, इसकी जो है फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी थी कैस्टर की, तो अरुणा को भी आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि अरुणा काई की वेराइटी है, तो अरुणा जो है कैस्टर की वेराइटी है। इसको NPH फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर एक क्रॉप को आपको याद रखना होगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। डैश इज स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन नेमली व्हीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू FCI, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसको हम बफर स्टॉक के नाम से जानते हैं। बफर स्टॉक जो कि मेंटेन किया जाता है FCI के द्वारा। यहाँ पर मेनली फूड ग्रेन में राइस और व्हीट की बात करते हैं, इसको प्रोक्योर किया जाता है।
तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा बफर स्टॉक। घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बफर स्टॉक जो है वो किस एजेंसी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जरूर चलें। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कैच क्रॉप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ पर हम बात करेंगे तो राइट आंसर होगा तोरिया, तो जो कि आपको इसको याद रखना है। फिर आगे हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इन्फ्लोरेसेंस ब्लाइट इन केश्यू, तो किसके द्वारा यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस ब्लाइट की जा रही है केश्यू में, ये हमको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर होने वाला है हेलोपेल्टिस एंटोनी, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर है जिसको आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है विच वीड डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट आइसोप्रेट्यूरोन, तो सब लोग जानते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फ्लैरिस माइनर की तो इसको गेहूं सा, गुल्ली डंडा या फिर इसको हम गेहूं का मामा के नाम से भी जानते हैं, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। फ्लैरिस माइनर को गेहूं सा या गेहूं के मामा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है अगेंस्ट आइसोप्रेट्यूरोन केमिकल, और इसकी अगर हम डिटेल की बात करें फ्लैरिस माइनर की तो यहाँ पर जो है हमको अब आइसोप्रेट्यूरोन की जगह हमको सल्फोसल्फ्यूरोन और मेट सल्फ्यूरोन का प्रयोग करना चाहिए, जो कि अब चलने भी लगा है। सल्फोसल्फ्यूरोन की अगर मैं बात करूँगा तो इसका जो है 20 ग्राम पर हेक्टेयर हम इसको एप्लीकेशन देनी है इसकी, और मेट सल्फ्यूरोन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो इसको 4 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसको देना है अगेंस्ट फ्लैरिस माइनर कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिम्बर इल्डिंग ट्री स्पीसीज, निम्नलिखित में से कौन सा टिम्बर इल्डिंग ट्री स्पीसीज के अंतर्गत नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ पर राइट आंसर होगा सुबाबूल, जो कि आप सबको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे हम बात करेंगे CO2 रिसेप्टर इन C3 प्लांट। C3 प्लांट में CO2 रिसेप्टर के बारे में बात कर रहा है, तो आंसर होगा RUBP। सॉरी, अगर यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रिसेप्टर की बात कर रहा है, या फिर हम इसको एक्सेप्टर के नाम से भी जान सकते हैं, एक्सेप्टर की बात करेगा तो RUBP आएगा। अगर यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की बात करता है वो कि C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो कि 3 कार्बन वाला होता है, इसको हम बोलते हैं 3PGA, 3PGA, यानी कि PGA का मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है C3 साइकिल में, या फिर हम इसको केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सबको याद रखना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेंट्स वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइजर हैं जिनमें वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस होगा, यानी कि जो वाटर में सोल्यूबल रहेंगे। तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर होगा सिंगल सुपर फॉस्फेट और मोनोअमोनियम फॉस्फेट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बोथ A एंड C। यहाँ से फॉस्फोरस से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र होते हैं, यानी कि जहाँ से जिन फर्टिलाइज़र से हमको फॉस्फोरस प्राप्त होता है, उनको मेनली 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कौन सा होता है, वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस, यानी कि ऐसे फर्टिलाइज़र, ऐसे उर्वरक जो कि पानी में घुल जाएंगे। दूसरा है साइट्रेट सोल्यूबल फॉस्फोरस, जो कि अम्ल में या एसिड में वो सोल्यूबल होंगे। थर्ड होता है साइट्रिक एसिड और वाटर इनसोल्यूबल फर्टिलाइज़र, मतलब कि ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि ना साइट्रिक एसिड में सोल्यूबल होंगे, ना घुलेंगे, ना वाटर में घुलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है, डबल सुपर फॉस्फेट आता है एक, और एक ट्रिपल सुपर फॉस्फेट आता है, और यहाँ पर एक आता है MAP यानी कि मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये न्यू ग्रेड फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है जिसको आपको याद रखना है। अगर इसकी MAP की बात करें, मोनो अमोनियम फॉस्फेट की बात करें, तो इसमें 11% तो नाइट्रोजन होता है और 48% P2O5 होता है, जो कि आपको याद रखना है। SSP का सबको पता है, 16% इसमें फास्फोरस होता है और 12% के आसपास इसमें सल्फ़र होता है, जो कि एग्ज़ाम में पूछता है,
ये आपको याद रखना है। आगे बात करें साइट्रेट सोलूबल, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर लिखा है DCP डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये होता है साइट्रेट एसिड सोलूबल। इसमें 33 to 40% इसमें P2O5 पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर एक ग्रेड और हमारी बची साइट्रेट एंड वाटर इंसोल्यूबल, तो यहाँ पर रॉक फॉस्फेट आता है जिसमें लगभग 20 to 40% P2O5 यहाँ पर पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको सबको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, फिर इसका जो सही आंसर होगा हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डुअल पर्पस गॉट, यानी कि ब्रीड्स के बारे में यहाँ बात कर रहा है, बकरी की नस्लों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। कौन सी यहाँ पर नस्ल है या नस्लें हैं जो कि डुअल पर्पस होंगी? ऑप्शन है बीटल, जमुनापारी, टेलीचरी या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। राइट आंसर की बात हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।